हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इसी मॉल में एक एरिया का सीन दिखाया जाता है जहां से बहुत ही ज्यादा गोल्डन कलर की लाइट निकल रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जे और सायरम भी आ चुके होते हैं जो कि चलते हुए इस एरिया में नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। और इसी के साथ सायरम महसूस करते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल स्मेल आ रही है, लेकिन इसी के साथ जे देखता है कि यहाँ पर एक पर्सन की बॉडी पड़ी हुई है और ये कोई और नहीं बल्कि वही स्मगलर था जो कि जेली को लेकर इस जंजर में आया था। और इस पर्सन की बॉडी को देखकर जे को काफी ज्यादा अफसोस होता है, लेकिन इसी के साथ जे इसके पास से उस बैग को ले लेता है और वो उसे ओपन कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जे और सायरम दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो जेली एक शीशे के जार के अंदर सेफ होती है और इसे देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और जे बोल रहा होता है इसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल स्मेल आ रही है, ये सचमुच वही जेली है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद जे इस बॉक्स बंद कर देता है और वो बोलता है सायरम हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ जाए, इसलिए अब हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते। जिसके बाद हमें दोबारा से फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही आ चुके होते हैं, लेकिन इसी के साथ ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन जिससे इन्होंने कुछ पहले ही फाइट की थी वो अब यहाँ से भाग चुका है, लेकिन इसी वक्त वो पर्सन दूर से चिल्लाकर इन लोगों से बोलता है बस तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन यहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मैंने तुम दोनों के फेस को याद कर लिया है, बस तुम लोग वेट करो, मैं वापस आऊंगा और मैं तुम दोनों को ही किल कर दूंगा। और हम देखते को काफी ज्यादा हंसते हुए यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन इसके साथ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा पावरफुल टाइटन मॉन्स्टर आ चुका होता है और वो मॉन्स्टर एक ही बार में इस पर्सन को खा जाता है। और ये देखकर जे और सायरम दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और जे बोलता है सायरम मुझे लगता है हमें यहाँ पर पीछे के गेट से निकलना चाहिए। सायरम बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग अब उस मॉल से बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके होते हैं और जे बोल रहा होता है ये एरिया बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। जिसके बाद ये बोलता है सायरम मैंने तुम्हारे कॉइन को हासिल करने में तुम्हारी हेल्प करवा दी है, इससे मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब हमें अपने अपने रास्ते जाना होगा। और इसी वक्त सायरम से हाथ मिलाने के जे हाथ को आगे बढ़ाता है और वो बोलता है सायरम हम दोनों ने ही एक दूसरे की हेल्प की है और तुम्हारे साथ काम करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और हम देखते हैं कि ये सुनकर सायरम भी स्माइल कर रही होती है और वो जे के साथ हाथ मिला लेती है। जिसके बाद जे वहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है सायरम जब तुम यहाँ से जाओ तो अपना ख्याल रखना, कोई और मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर अटैक ना करे। और हाँ मैं ये चाहूंगा कि हमारी मुलाकात फिर दोबारा कभी भी ना हो। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन इस वक्त सायरम बोलती है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलना चाहते जबकि मैं तो उससे बहुत जल्दी मिलना चाहती। और ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट जे के बॉस सीन दिखाया जाता है और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जे भी वापस आ चुका होता है और जे की हालत को देखकर वो बॉस बोलता है तुम्हारी हालत तो देखकर लग रहा है तुमने डंजन में काफी ज्यादा एंजॉय किया। तो जे बोलता है बॉस पूछिए मत, आपकी इस जेली के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद वो बॉस उस बैग में से उस जेली को निकाल कर देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये सचमुच एक रॉयल जेली है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम तक इसे अपने पास नहीं रख सकता और मुझे जल्दी से इसे ब्लैक मार्केट में बेचना होगा। लेकिन इसी वक्त वो बॉस देखता है कि जे थोड़ा उदास लग रहा है तो वो बॉस बोलता है जे क्या तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुमसे फाइटिंग के दौरान वो स्मगलर मारा गया। तो जे बोलता है नहीं बॉस, वो स्मगलर तुमसे फाइटिंग के दौरान नहीं मारा गया था बल्कि हमारी सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो पर्सन मर गया। तो वो बॉस बोलता है चलो ठीक है, पर्सन की डेथ जैसे मर्जी हुई हो लेकिन अब तुम्हें उसके बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो ये बोलता है ठीक है बॉस जैसा आप, लेकिन मुझे ये बताइए क्या इस बॉक्स के अंदर जो 2 और थैले मौजूद हैं क्या मैं इन्हें रख सकता हूँ। तो ये बात सुनकर वो बॉस बोलता है वेल मैंने चेक तो नहीं किया है कि इन थैलों के अंदर क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके अंदर जरूर कोई कीमती चीज होगी। ठीक है क्योंकि तुम इतना ज्यादा रिस्क उठाकर इस रॉयल जेली को लेकर आए हो, तुम इन थैलों को रख सकते। तो जे भी जाकर उस बैग को उठा लेता है, लेकिन इसी के साथ वो बॉस बोल रहा होता है जे क्या तुम जानते हो ये जो रॉयल जेली है इसे सिर्फ यंग जनरेशन के ऊपर ही यूज किया जा सकता है। तुम्हें इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता होगा कि ये जेली एक डेड पर्सन को भी दोबारा जिंदा कर सकती है, लेकिन इस जेली के अंदर एक और बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल एबिलिटी, और वो एबिलिटी ये है कि जो भी पर्सन इस जेली को यूज करेगा उसका टैलेंट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और साथ में उस टैलेंट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है बॉस इस जेली को कौन सा मैं यूज करने वाला हूँ जो आप इतनी सारी बातें मुझे बता रहे हैं, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और इसी के साथ जे यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जे जब रास्ते पे चल रहा होता है तो वो सायरन के बारे में सोच रहा होता है और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जे सायरन से बोलता है आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे अंदर इंटरेस्टेड हो। तो सायरन बोलती है जे मैं तुम्हें एक और ऑफर देना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टैलेंट है और अगर तुम अपने ऊपर और भी ज्यादा मेहनत करते हो तुम अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे वॉरियर हाई स्कूल को ज्वाइन करो। तो ये बात सुनकर जे बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है, लेकिन इसी के साथ सायरन बता रही होती है
जब भी कोई स्टूडेंट एक डंजन को क्लियर करने के लिए हिस्सा लेता है तो ये मैटर नहीं करता कि वो पर्सन कितना ज्यादा स्किल्ड है, क्योंकि अगर वो पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करके उसे हरा देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी तरह के पावरफुल मॉन्स्टर को हरा सकता है, और इसलिए उसे एक टीम की जरूरत होती है जो कि उसकी हेल्प करे। और तुम्हारी पार्टी में जितने ज्यादा मेंबर्स होते हैं, तुम्हारे लिए अपने मिशन को कंप्लीट करना इतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो जे बोलता है, सायरम आखिर ये सब चीजें तुम मुझे क्यों बता रही हो? तो सायरम बोलती है, जे हमारे स्कूल के अंदर 2 पॉलिटिकल फैक्शंस हैं, जिनमें वो सभी लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इन दोनों ग्रुप्स के जो लीडर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और उन लोगों की टीम्स पूरे स्कूल की टॉप रैंक में शामिल है। तो ये बोलता है, सायरम आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम उन फैक्शंस को ज्वाइन करना चाहती हो या फिर तुम उन ग्रुप लीडर्स के जितना पावरफुल बनना चाहती हो? तो सायरम बोलती है, जे ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि उन ग्रुप लीडर में से एक पर्सन मेरी रिलेटिव है, और सभी लोग ये समझते हैं कि वो हमेशा मेरी हेल्प करती है, लेकिन असलियत तो यह है कि उस पर्सन को मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत है, और वो किसी भी कीमत पर मुझे नीचा दिखाना चाहती है, और उसकी वजह से मैं आज तक कभी भी किसी फैक्शन को ज्वाइन नहीं कर पाई, और यहाँ तक कि मैं आज तक अपनी एक अलग टीम भी क्रिएट नहीं कर पाई। और मैंने जब भी लोगों को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की है, वो हमेशा मेरे उन टीम मेंबर्स अपने ग्रुप्स में ज्वाइन करवा लेती है, जिससे उन्हें मेरी टीम छोड़नी पड़ती है। इसीलिए जे मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैं जानती हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्कूल को ज्वाइन करो, जिसके बाद तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करोगे, क्योंकि मैं भी एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, और मैं तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि भले ही मैं अभी तक सर्वाइव कर पाई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इसी तरह अकेली रही तो मैं आगे के मिशन को कंप्लीट कर पाऊंगी। इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, और इसमें सिर्फ मेरा ही फायदा नहीं है, बल्कि इससे तुम भी खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे अपने घर में मौजूद होता है, और वो सायरम की बातों को ही सोच रहा होता है। और इसी के साथ जे बोलता है, वो लड़की सच में काफी ज्यादा फनी थी, क्या मुझे उस लड़की की हेल्प करने के लिए सचमुच वॉरियर हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सायरम सीन दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त चलते हुए काफी ज्यादा थकी होती है, और इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलती है, तो फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। लेकिन इसी के साथ वो जे के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि जे ने जाते वक्त सायरम से बोला था, मैंने तुम्हारी बातों को सुन लिया है, और अगर मुझे तुम्हारा ये आइडिया सही लगा तो मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट जरूर करूंगा, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी के साथ सायरम सोच रही होती है, उस लड़की ने मुझे कोई भी सही जवाब नहीं दिया, क्या सच में वो मेरी हेल्प करेगा? लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन सायरम से बोलता है, तुमने बहुत जल्दी अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया, लगता है तुम्हारी स्किल्स पहले से बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुकी। और ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है, और वो देखती है कि पर्सन और कहीं नहीं बल्कि उसी के टीचर हैं। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम किंग जंग युक है, जो कि वॉरियर हाई स्कूल में एक कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर है। जिसके बाद सायरम बोलती है, टीचर आपको तो स्टूडेंट होना चाहिए था, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो टीचर बोलता है, सायरम हमने रेडार पर ये चेक किया कि यहाँ नॉर्मल मुख्तार से बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, और तुम्हारे फर्स्ट ईयर के बहुत ही ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही जल्दी टेस्ट से वापस आ गए थे, लेकिन उन्होंने अपने टेस्ट को फेल कर दिया, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि जिस एरिया पर उनके कॉइन्स मौजूद है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद है। लेकिन सायरम मैं एक चीज से काफी ज्यादा हैरान हूँ, तुमने अपने टेस्ट को पास कर दिया है, लेकिन क्या ये बात जानती हो, जिस एरिया पर तुम मौजूद थी हमने चेक किया है कि उस एरिया में बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद थे, और उन सभी मॉन्स्टर्स का डेंजर लेवल काफी ज्यादा हाई है। सायरम क्या तुम्हारा वहाँ पर किसी भी पावरफुल मॉन्स्टर से सामना नहीं हुआ? तो सायरम बोलती है, सर ऐसा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद थे, लेकिन वो सभी नॉर्मल मॉन्स्टर्स थे, और शायद मैं उन्हें नोटिस नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ कॉइन्स को हासिल करने पर था। तो ये बात सुनकर वो टीचर बोलता है, अगर ऐसा है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारा यकीन कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक मॉन्स्टर तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। तो यह सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, और फौरन से अपने पीछे देखती है, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाइटेन मॉन्स्टर आ चुका होता है, जिसका डेंजर लेवल 4 स्टार है। लेकिन इसी के साथ वो टीचर चलता हुआ इस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है, और वो बुरा होता है। ये काफी ज्यादा अजीब है, ये टाइटेन मॉन्स्टर्स इस एरिया में मौजूद नहीं होते, क्या कोई ऐसी चीज है जो इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? लेकिन आखिर वो चीज क्या हो सकती है? तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है, और वो सोच रही होती है, ये मॉन्स्टर जरूर उस रॉयल जेली को स्मेल करते हुए इस एरिया में आया है। लेकिन इसी वक्त वो टीचर बोलता है, सायरम जरा थोड़ा सा पीछे हो जाओ, क्योंकि मैं इस मॉन्स्टर को खत्म करने वाला हूँ। और ये सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ इस टीचर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उस टीचर ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है, और वो इस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच को रेडी कर लेता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंचेस को एक दूसरे के साथ टकराते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस टीचर के अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का हाथ क्रैक हो जाता है, और हम देखते हैं कि ये पावरफुल अटैक का प्रेशर सीधा आकर उसके फेस पर लगता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की यहीं पर डेथ हो जाती है। और ये देखकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी के साथ टीचर बोलता है, सायरम मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा लकी थी जो तुम्हारा इस मॉन्स्टर से सामना नहीं हुआ। जिसके बाद वो दोबारा से सायरम के पास आ जाता है, और वो सायरम के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, सायरम मैं काफी ज्यादा खुश हूँ तुमने अपनी
में टेस्ट को पास कर दिया है और तुम सही सलामत वापस आ गई हो। अब चलो हमें यहाँ से दोबारा स्टूडेंट कैंप की तरफ वापस जाना है। और इसी के साथ वो टीचर चलते हुए वहाँ से जा रहा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट स्टूडेंट कैंप का सीन दिखाया जाता है। और इसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं जो कि बुरे होते हैं। ये टेस्ट काफी ज्यादा मुश्किल था, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग इसे पास कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स मौजूद थे और ज्यादातर स्टूडेंट्स बिना अपने मिशन को क्लियर किए ही वापस आ गए हैं। लेकिन मैंने सुना है कि एक लड़की अभी भी वापस नहीं आई है जिसका नाम सायरम है। क्या वो सच में इस मिशन को क्लियर कर पाएगी? लेकिन इस वक्त वो लोग देखते हैं कि सायरम और उसके टीचर फॉरेस्ट में से वापस आ चुके होते हैं और ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद वो टीचर बोलता है, सायरम जाओ और जाकर कुछ देर के लिए आराम कर लो। जिसके बाद हम सभी लोग वॉरियर हाई स्कूल की तरफ वापस जा रहे हैं। ये सुनकर सायरम भी इसके लिए मान जाती है और वो टीचर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बुरी होती है। जरा देखो तो, मैंने बोला था ना ये लड़की वहाँ से जिंदा वापस आ जाएगी, क्योंकि जितना तुम लोग इसे कमजोर समझते हो ये इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात सुनकर कुछ और लोग बोल रहे होते हैं, अनीशा अब बस भी करो, क्या तुम इस लड़की को टोंट मार रही हो? हम जानते हैं ये लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है, ये सबसे लास्ट में अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस आई है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? और इसी के साथ हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अनीशा है और वो बोल रही होती है, सायरम मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो और तुम बिल्कुल ठीक हो। तो ये बात सुनकर सायरम बोलती है, अनीशा अब ये दिखावा करना बंद करो कि तुम्हें सच में मेरी परवाह है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कितना ज्यादा पसंद करती हो। तो ये बात सुनकर अनीशा बोलती है, अरे सायरम ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा एडमायर करती हूँ कि भले ही तुम मेरी बड़ी सिस्टर हो लेकिन तुम हमेशा ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करती हो ताकि तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाओ, लेकिन तुम अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाई। तो ये बात सुनकर सायरम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ हमें सायरम के बारे में बताया जाता है कि सायरम के पास बहुत ही ज्यादा कम टैलेंट था और सायरम कभी भी अपने मैजिक को सही तरीके से यूज नहीं कर पाती थी। और इसी के साथ हम दे देंगे सायरम के पास उसके टीचर भी खड़े होते हैं और दोस्तों इस टीचर का नाम जैक है और ये सायरम का अंकल है। और वो पर्सन बोल रहा होता है, सायरम तुम पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने मैजिक को और भी अच्छे तरीके से यूज करना सीखना होगा, क्योंकि एक एल्फ के लिए मैजिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं कि सायरम इस वक्त अपने मैजिक को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन उसे इसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो ये देखकर उसका अंकल बोलता है, चलो ठीक है अब बस करो, तुम काफी देर से प्रैक्टिस कर रही हो, अब तुम रेस्ट कर लो। तो ये सुनकर सायरम भी अपने मैजिक को कंट्रोल करना छोड़ देती है। लेकिन इसी वक्त उसे किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि बोल रही होती है, मैम आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इतने अच्छे तरीके से तो कोई भी पर्सन अपने मैजिक को यूज नहीं कर पाता। और सायरम देखती है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि उसकी कजन है जो कि इस वक्त अपने मैजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पा रही है। और ये कजन और कोई नहीं बल्कि अनीशा है। और अनीशा को देखते हुए सायरम का अंकल सोच रहा होता है, अनीशा और सायरम दोनों ही कजन्स है, लेकिन अनीशा के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल टैलेंट है और उसने इतनी यंग एज में ही अपने एल्फ ब्लड की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया है और वो बहुत ही आसानी से अपने फुल मैजिक को यूज कर पाती है। जिसके बाद वो टीचर सायरम से बोलता है, तुम्हारी कजन काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने आप को जल्दी से स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि अगर तुम अनीशा से पीछे रह गई तो मुझे डर है कि लोग तुम्हें अनीशा के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे और जब तक अनीशा को सरपास करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनीशा सायरम से बोल रही होती है, सिस्टर मैं ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर लोग तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन क्यों नहीं होते। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ टीम मेंबर्स हो तो तुम भी बहुत आसानी से अपने तमाम मिशन को ही कंप्लीट कर सकती हो, जबकि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारी स्किल्स पहले से भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, तो आखिर लोग तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते। तो ये बात सुनकर सायरम बोलती है, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना तुम ही मेरी पार्टी को ज्वाइन कर लो। तो ये बात सुनकर अनीशा बोलती है, अरे सिस्टर ये तुम क्या कह रही हो, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, आप जानती हो मैं एक सेक्शन की लीडर हूँ और मुझे अपने टीम मेंबर्स को गाइड भी करना होता है। और इसका एक और रीजन भी है, मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करती हूँ तो मैं तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा बर्डन बन जाऊंगी और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अपना बोझ खुद ही उठाना चाहिए और मुझे किसी भी पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहिए। और तुम फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ तुमने जरूर अपने इस टेस्ट को फेल कर दिया होगा, लेकिन बहुत ही जल्द रीटेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपने टेस्ट को फेल कर दिया है और तुम दोबारा से अपना रीटेस्ट देकर पास हो सकती हो। लेकिन इसे वक्त सायरम अनीशा के काफी ज्यादा करीब आ गई होती है और वो बोलती है, मेरी बहना तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने टेस्ट को पास कर लिया है। और इसी के साथ सायरम वहाँ से जा रही होती है। तो जाते हुए अनीशा सायरम से बोलती है, सिस्टर आखिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों कर रही हो, तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि विरासत में कंपनी तुम्हें ही मिलने वाली है, इसलिए आखिर तुम अपने आप को इतना पुश क्यों कर रही हो। फिक्र मत करो, मैं तुमसे कंपनी को नहीं छीनने वाली हूँ। तो ये बात सुनकर सायरम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ अनीशा वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है, बेवकूफ क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम ऐसे स्ट्रगल करती रहोगी तो तुम कभी मुझे सरपास कर सकती हो।
जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और इसी वक्त हम देखते हैं कि जे बहुत ही ज्यादा घबराए हुआ एक रूम के अंदर एंटर होता है और इसी के साथ वो चिल्लाकर बोलता है, डॉक्टर क्या मेरे फादर ठीक हैं? आपने कहा एक इमरजेंसी है, वो ठीक तो है ना? और हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद होते हैं और वो बोलते हैं, मिस्टर जे आपने अच्छा किया, आप जल्दी यहाँ पर आ गए, हमें आपके फादर के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करनी है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डॉक्टर के कैबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर जे से बोल रहा होता है, जे आप ये बात जानते हो कि आपके फादर को जो डिसीज है वो इस पूरे वर्ल्ड में किसी भी पर्सन को नहीं है और इस डिसीज का क्योर तलाश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है और आपके फादर की इस डिसीज को खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, डॉक्टर मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरे फादर के लिए कोई एक ऐसा क्योर बना दीजिए जिससे उनके बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को कुछ टाइम के लिए सप्रेस किया जा सके। तो ये बात सुनकर वो डॉक्टर बुरा होता है, मिस्टर जे आपके कहने पर हमने काफी ज्यादा रिसर्च की है और हमें इस चीज के बारे में पता चला है कि एक मॉन्स्टर जिसका नाम स्काई टाइगर है, उस मॉन्स्टर के मिल्क को यूज करके एक पोशन रेडी किया जा सकता है जिसके जरिए आपके फादर के पॉइजन को सप्रेस किया जा सकता है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, सर अगर आपको इस पोशन के बारे में पता है तो आप मुझे ये बताया क्यों नहीं? आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, आप बस उस पोशन को मेरे फादर के ऊपर इस्तेमाल कीजिए। तो ये बात सुनकर वो डॉक्टर बोलता है, सर ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उस पोशन को बहुत ही ज्यादा हंटर्स अपनी बॉडी की पावर्स को इनहेंस करने के लिए यूज करते हैं और कोई भी नॉर्मल पर्सन उस पोशन को बाय नहीं कर सकता, यहाँ तक कि हम डॉक्टर्स भी उस पोशन को बाय नहीं कर सकते। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, डॉक्टर अभी आपने बोला कि हंटर्स उस पोशन को यूज करते हैं, तो आखिर आप उसे मेरे फादर को बचाने के लिए बाय क्यों नहीं कर सकते? तो ये बात सुनकर वो डॉक्टर बोलता है, सर प्लीज मेरी बात को समझिए, वो पोशन बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए अगर कोई हंटर उस पोशन को बाय भी करता है तो वो बहुत ही कम लिमिट में इस पोशन को बाय कर सकता है, लेकिन आपके फादर के पॉइजन को सप्रेस करने के लिए हमें वो पोशन बहुत ही ज्यादा मकदार में चाहिए, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमें टोटल 10 पोशन जितना मटेरियल चाहिए, तभी आपके फादर के पॉइजन को सप्रेस किया जा सकता है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी भी तरीके से उस पोशन को हासिल करके आप तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर अपने फादर को सेव करना है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे टेबल के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, अब सिर्फ एक ही पर्सन रह गया है जिससे मैं हेल्प मांग सकता हूँ। और इसी के साथ वो अपने मोबाइल को उठाकर सायरम को कॉल लगा देता है और हम देखते हैं कि सायरम इस वक्त प्रैक्टिस कर रही होती है और वो जे की कॉल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो फौरन से जे की कॉल को पिक कर लेती है और वो बोलती है, जे क्या तुम ठीक हो? तुमने अचानक से मुझे कॉल करके काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया, क्या तुम मेरी ऑफर के लिए तैयार हो? तो जे बोलता है, सायरम जैसे तुमने बोला था मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक कंडीशन है। तो बस सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, जे आखिर तुम्हारी वो कंडीशन क्या है? तो जे सायरम को पोशन के बारे में बता देता है और सायरम बोल रही होती है, जे तुम फिक्र मत करो, जिस पोशन की तुम्हें तलाश है उसे हमारी कंपनी में भी तैयार किया जाता है और जितनी लिमिट में तुम्हें वो पोशन चाहिए इतनी लिमिट में तुम्हें बहुत ही आसानी से वो पोशन मिल जाएगा। तो वह सुनकर जे काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो सोच रहा होता है, वाह अमीरों की जिंदगी सच में बहुत ही ज्यादा अलग होती है। मैं यही सोच रहा था कि आखिर मैं उस पोशन को कैसे तलाश करूंगा, लेकिन सोचा नहीं था कि मुझे वो पोशन इतनी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसी के साथ सायरम बोलती है, जे तुमने बोला है कि तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम संडे को रेडी हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रही हूँ। तो ये सुनकर जे बोलता है, आखिर तुम संडे को क्या करने वाली हो? तो सायरम बोलती है, एक्चुअली ये कोई इतना खास काम तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पोटेंशियल को मुहैया करने के लिए बस एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने जे खड़ा हुआ होता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये बिल्डिंग किसी और की नहीं बल्कि सायरम के ही फादर की है और ये असलियत में एक बहुत ही बड़ी रिसर्च लैब है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर सायरम भी आ चुकी होती है और वो बोल रही होती है, तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही टाइम से आ गए, मुझे लगता है तुम्हें स्कूल का ज्वाइन करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तो जो बोलता है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब बताओ आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था? तो सायरम बोलती है, फिक्र मत करो, हम यहाँ पर तुम्हारा मेजरमेंट टेस्ट करने वाले हैं। जिसके बाद सायरम जे को इंसान की बॉडी की तमाम 5 स्टेट्स के बारे में बता रही होती है और वो बोल रही होती है, जे अगर तुम्हें इस मेजरमेंट टेस्ट को पास करना है तो तुम्हें अपने तमाम स्टेट्स को सी से ऊपर लाना होगा, जब भी तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे। और वारिया हाई स्कूल में सिर्फ वही पर्सन एडमिशन ले सकते हैं जिनकी तमाम स्टेट्स सी से ऊपर है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर सायरम की स्टेट्स दिखाई जाती हैं जो कि तमाम सी से ऊपर है, इसलिए सायरम वारिया हाई स्कूल की स्टूडेंट बन पाई है। और इसी के साथ हमें जे की स्टेट्स दिखाई जाती है, लेकिन जे की तमाम स्टेट्स के आगे क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं क्योंकि उसने कभी पहले इस तरह का मेजरमेंट टेस्ट नहीं दिया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जे ने अपनी बॉडी के ऊपर एक सूट को पहन लिया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, सायरम क्या मुझे सच में इस टेस्ट में इस रोबोट के साथ फाइट करनी होगी? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे के सामने ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोबोट मौजूद होता है और इसी वक्त जे अपने स्पेयर को बहुत ही तेजी के साथ स्पिन करना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, मैं हमेशा से ये जानना चाहता था कि मेरी तमाम
स्टैट्स का लेवल क्या है और आज मुझे इस चीज का पता चल जाएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे इस रोबोट के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है और हम देखते हैं कि वो रोबोट भी जे से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर विंडो स्क्रीन के जरिए सायरम और उसकी एक दोस्त जे को देख रहे होते हैं और वो लड़की बोल रही होती है, सायरम तुमने बोला है कि तुम्हारे दोस्त ने पहले कभी भी अपने स्टैट्स को मेजर करने के लिए टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस रोबोट से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो ये बात सुनकर सायरम बोल रही होती है, हाँ इसे देखने में तो ऐसा ही लगता है कि इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है, अगर सचमुच ऐसा है तो चलो इस चीज को स्टार्ट करते हैं। और इस वक्त वो वहाँ पर एक बटन को दबा देती है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी एक्टिवेट हो गया होता है और वो फौरन से जे के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ हमें दोबारा से उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, सायरम तुमने बोला था कि इस लड़के ने पहले कभी भी इस तरह का कोई भी टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन क्या तुम इस चीज के लिए श्योर हो? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ को देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे ने इस रोबोट के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके इस रोबोट को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और इस वक्त हम उस लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरानी से बोल रही होती है, सायरम इस लड़के ने सबसे पहले कुछ टाइम तक इस रोबोट के अटैक्स को डॉज किया और फिर इसने एक अपॉर्चुनिटी तलाश करके बहुत ही तेजी के साथ रोबोट के ऊपर अटैक कर दिया और रोबोट को काउंटर अटैक करने का भी मौका नहीं दिया। लेकिन इस पर्सन ने उस रोबोट को बहुत ही तेजी से हरा दिया, जिस वजह से मैं इसके पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकती। तो ये सुनकर सायरम बोलती है, तो क्या कोई और तरीका नहीं है? जे की स्टैट्स को मेजर करना काफी ज्यादा जरूरी है और इसलिए मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी। तो ये सुनकर वो लड़की बोल रही होती है, सायरम ये सच में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जे ने हमारे रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब मुझे दूसरे नए रोबोट को यूज करना होगा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर मैं दोबारा से सेफ मोड को यूज करती हूँ तो जे उसे भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए मुझे उस रोबोट को बिना सेफ मोड के यूज करना होगा, लेकिन ये जे के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और जरा जे को देखो, उसे देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बिल्कुल भी थका हुआ है और मुझे लगता है कि वो सेकंड राउंड के लिए बिल्कुल रेडी है। और अगर ऐसे ही रहा तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि उसका पोटेंशियल क्या है। तो सायरम बोलती है, लेकिन हमें सेकंड रोबोट को यूज करना ही होगा वरना हमें पता कैसे चलेगा कि जे कितना ज्यादा पावरफुल है। तो ये सुनकर वो लड़की बोल रही होती है, ऐसा सच में मेरे साथ पहली मरतबा हुआ है। इस लड़के ने तो मुझे भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी में डाल दिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे एक और रोबोट को यूज करना चाहिए? लेकिन इसी वक्त उन्हें किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है, अगर आज तुम्हारी यहाँ पर ड्यूटी है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम इस रिसर्च लैब को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकती हो? और ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा गई होती है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस रिसर्च लैब का डायरेक्टर आ चुका होता है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सायरम का टीचर है। और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर वो लड़की सोच रही होती है, आखिर डायरेक्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो कभी भी संडे को रिसर्च लैब में नहीं आते। जिसका वो डायरेक्टर उस जूनियर से बोल रहा होता है, आखिर तुम बिना परमिशन के लैब में कर क्या रही हो? क्या मैं तुम्हें इसीलिए पे करता हूँ कि तुम मेरी बिना परमिशन के अपनी मर्जी से जो दिल में आए वो करती रहो? तो बात सुनकर सायरम बोल रही होती है, अंकल इसमें इस लड़की की कोई भी गलती नहीं है, इसे मैंने ही ऐसा करने के लिए बोला था। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, सायरम मुझे लगता है तुम एक बात भूल रही हो, तुम्हारे फादर ने अपनी कंपनी को अभी तक तुम्हें हैंड ओवर नहीं किया है और मुझे लगता है जब तक तुम इस कंपनी की अगली वारिस ना बन जाओ तुम इस कंपनी की किसी भी चीज को अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल ना करो। तो ये बात सुनकर सायरम भी काफी ज्यादा सैड हो गई होती है और इसी के साथ वो लड़की सोच रही होती है, मैंने डायरेक्टर के बारे में बहुत ही ज्यादा चीजें सुनी हुई है कि बचपन से सायरम को डायरेक्टर ने ही ट्रेन किया है क्योंकि वो उसके टीचर है, लेकिन वो हमेशा से ही सायरम के साथ काफी ज्यादा गुस्से में बात करते हैं और उन्होंने कभी भी सायरम को पोलाइटली तरीके से ट्रीट नहीं किया है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर जे की आवाज आती है जो कि इन लोगों से बोल रहा होता है, क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? मैं काफी टाइम से तुम लोगों के नेक्स्ट मूव का वेट कर रहा हूँ, आखिर और कितनी देर लगने वाली है? और ये बात सुनकर वो डायरेक्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर ये लड़का कौन है और ये रिसर्च लैब में क्या कर रहा है? तो सायरम कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन इससे पहले वो लड़की बोलती है, सर ये एक्चुअली सायरम का एक दोस्त है जो कि लास्ट ईयर अपने एडमिशन टाइम में तमाम टेस्ट में फेल हो गया था और इसने सायरम की हेल्प मांगी है ताकि वो अपने आप को ट्रेन कर सके और वो यहाँ पर आया है ताकि वो अपनी तमाम स्टैट्स के बारे में पता कर सके। और इसी के साथ वो डायरेक्टर यहाँ पर उस रोबोट को देखता है जो कि इस वक्त बिल्कुल खराब होता है और वो बोलता है, तुम लोगों ने बोला था कि इस लड़के ने इस रोबोट को बहुत ही आसानी से हरा दिया और हम अगले रोबोट को सेफ मोड में यूज नहीं कर सकते, इसलिए मुझे लगता है मुझे खुद जाकर इस लड़के का टेस्ट लेना चाहिए। और ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, व्हाट? इसी के साथ हम दे के वो पर्सन जाते हुए बोल रहा होता है, तमाम प्रोसीजर्स को स्टार्ट करो, मैं उस लड़के का टेस्ट लेने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें जे का सीन दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो गई है लेकिन अभी तक इन लोगों ने आगे कोई भी और प्रोसीजर नहीं किया है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो डायरेक्टर आ चुका होता है और वो बुरा होता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में जानना चाहते होगे लेकिन अपना इंट्रोडक्शन देने में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर जी सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन है कौन? क्या ये यहाँ पर मेरी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए आया है?
लेकिन मुझे इस पर्सन की बॉडी में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जैसे कि ये मुझे यहीं पर मार डालेगा। आखिर ये मॉन्स्टर है कौन? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर फाइट के लिए रेडी हो गया होता है और वो बोलता है, लड़के तुम्हें मेरी सेफ्टी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मेरे ऊपर अटैक करो। तो ये बात सुनकर जे भी फाइट के लिए रेडी हो गया होता है और इसी वक्त हम जे को देखते हैं जो कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस डायरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और इसी के साथ हमें इस डायरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि ये डायरेक्टर कोरिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर में 7th रैंकिंग पर है और ये एक वाइट क्लास हंटर है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जे उस डायरेक्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन वो डायरेक्टर सिर्फ अपने हाथ से इस अटैक को रोक रहा होता है और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो देखता है कि उस पर्सन ने बहुत ही आसानी से जे के स्पेयर को पकड़ लिया होता है। और इसी वक्त वो डायरेक्टर जे के पेट में एक बहुत ही जोरदार किक मारकर उसे इस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से जे की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। लेकिन इसी के साथ वो डायरेक्टर बोल रहा होता है, मैं सच में ये समझ नहीं पाया कि आखिर तुमने मेरे ऊपर इतना ज्यादा सिंपल अटैक क्यों किया है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि ये कोई सिंपल फाइट होने वाली है? लेकिन हम देखते हैं कि जे दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है और जिनका स्पेयर जो कि उस पर्सन के पास पड़ा हुआ होता है वो उसे अपने पैर के साथ उठा लेता है और वो बुरा होता है, तुमने तो अपने वेपन को भी गिरा दिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बिना वेपन के तुम मेरे साथ फाइट करने के काबिल हो? और इसी वक्त वो उस वेपन को जे की तरफ थ्रो कर देता है जिसे जे ने भी कैच कर लिया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर एक बार दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है और वो बोलता है, बच्चे अगर तुम सच में एक हंटर बनना चाहते हो तो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा काबिलियत है, वरना एक हंटर बनने के बारे में भूल जाओ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इस काबिल हो कि तुम एक हंटर बन सकते हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे भी फाइट के लिए रेडी हो गया होता है और वो बोलता है, मैं समझ नहीं पाया आखिर क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतारे हो और इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए अब मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। ऐसे वक्त हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेजी के साथ उस डायरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और ये देखकर वो डायरेक्टर सोच रहा होता है, ये लड़का मेरे ऊपर दोबारा से पहले की जैसे बिल्कुल सिंपल अटैक करने के लिए आ रहा है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं जे वहीं पर रुक गया होता है और इसी वक्त वो अपने स्पेयर में से 2 एरो जैसी एनर्जी को शूट करता है और ये देखकर वो डायरेक्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से इन एनर्जीज को डॉच कर लेता है। तो ये देखकर जे बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम अभी तक मुझसे सेटिस्फाई नहीं हुए हो, इसलिए मुझे तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखानी होगी। और इसी वक्त जे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने स्पेयर के ऊपर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है और हम देखते कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ उस डायरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर वो डायरेक्टर बोलता है, मैंने जितना सोचा था तुम फाइट करने में इतने ज्यादा बुरे भी नहीं हो। और इसी वक्त हम देखते कि वो बहुत ही तेजी के साथ अपने पंचेस के साथ ही इन एरो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देखकर सायरम और वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो लड़की बोल रही होती है, वाह ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये अभी तक डायरेक्टर के सामने टिका हुआ है, जबकि तुम कह रही थी कि ये अभी तक अपने किसी भी एग्जाम टेस्ट को पास नहीं कर पाया है और इसलिए ये दोबारा से अपने एग्जाम टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा है, क्या ये बात सच थी? तो ये सुनकर सायरम बोल रही होती है, वेल इस लड़के ने मुझे ऐसे ही बताया था। लेकिन इसी के साथ वो लड़की बोलती है, सायरम क्या तुम एक बात जानती हो, ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन इसके टेक्निक्स में एक चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? और इसी के साथ हमें दोबारा से उस डायरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जे इस अटैक को डॉच कर लेता है और इस अटैक की वजह से जे भी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और इसी वक्त वो डायरेक्टर जे के ऊपर पंचेस मारते हैं जिससे जे को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त जे गुस्से में उस डायरेक्टर के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन इस डायरेक्टर ने बहुत आराम से इस अटैक को डॉच कर लिया होता है। और इसी वक्त वो डायरेक्टर बोलता है, लड़के मुझे लगता है हमारी फाइटिंग से तुमने एक चीज तो सीख ली है कि हमारा ओपोनेंट हमें चाहे जितना मर्जी पीट ले लेकिन हमें कभी भी अपने वेपन को नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डायरेक्टर बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है और इसी वक्त वो जे के पेट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और हम देखते हैं कि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से जे भी काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। और इसी के साथ वो डायरेक्टर बोलता है, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है लेकिन तुम उसे सही तरीके से यूज नहीं कर सकते, और क्या तुम जानते हो इसकी वजह क्या है? तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग, तुमने आज तक कभी भी बेसिक ट्रेनिंग नहीं की है, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लड़की ने भी सायरम को यही चीज बोली होती है और ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, जे ने मुझे बताया था कि उसने कभी भी ट्रेनिंग नहीं की है और वो मॉन्स्टर से फाइट करता हुआ ही इतना ज्यादा पावरफुल बना है। और उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन जे ने मुझसे बिल्कुल सच बोला था।
इसके बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं आज से पहले तुम्हारे जैसे कई लोगों से मिल चुका हूँ जो स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं लेकिन बाद में जाकर वो लोग गिव अप कर देते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम अभी से गिव अप कर दो, क्योंकि तुम कभी भी एक स्ट्रॉन्ग हंटर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर फिर भी तुम एक हंटर बनना चाहते हो तो तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें कुछ देर बाद अपनी रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे खड़ा हो चुका होता है और वो बोलता है, सीरियसली मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम मेरे ऊपर किस चीज का गुस्सा उतार रहे थे, लेकिन शायद इसका रीजन ये है कि तुम्हें लेजी पीपल्स पसंद नहीं है। और इसी के साथ हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने इस लास्ट अटैक अपनी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज किया था, मुझे लगा था कि ये लड़का नॉकआउट हो गया है लेकिन ये अब भी कॉन्शियसनेस है और ये क्या फिर से मुझसे फाइट करना चाहता है। और इसी वक्त जे बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मेरा ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है क्योंकि अभी तक मैंने तो अपने फुल पोटेंशियल को शो ही नहीं किया है। और इसी के साथ वो कंप्यूटर वाली लड़की सायरम से बोलती है, सायरम मुझे समझ नहीं आ रही आखिर ये लड़का दोबारा से फाइट क्यों करना चाहता है, हमें वो सारा डाटा मिल चुका है जिससे हम इसकी स्टैट्स का पता कर सकते हैं, इसे और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है वरना डायरेक्टर के साथ फाइट में ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर लेगा। तो सायरम माइक पर जे से बोलती है, जे तुम्हें और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी मुकम्मल रिपोर्ट मिल चुकी है, अब तुम अपने मैच को यहीं पर रोक सकते हो। और इसी के साथ वो डायरेक्टर जे से बोलता है, लड़के क्या तुम दोबारा से इसे कंटिन्यू करना चाहते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी चेंज होने वाला है और तुम दोबारा से मेरे हाथों से बहुत बुरे तरीके से पिटने वाले हो। लेकिन इसी के साथ हम जे को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सच बताऊं तो मेरे दिमाग में सिर्फ इस वक्त एक ही चीज चल रही है और वो ये है कि मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से पीटना चाहता हूँ। और इसी के साथ जे हमें बताता है, जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था तो मैंने अपने स्पेयर के साथ अकेले ही अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया था और क्योंकि मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड था इसलिए मैंने स्पेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना सीख लिया और उस वक्त मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, इसलिए मैंने मॉन्स्टर से फाइट करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सच बताऊं तो आज तक मुझे कभी भी कोई भी ऐसा ओपोनेंट नहीं मिला था जो को मुझे बराबरी की टक्कर दे सके, लेकिन आज इस पर्सन को देखने के बाद लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं इससे नहीं जीत सकता और इसलिए अब सिर्फ मैं इसे हराना चाहता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सेल्फ को जे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं तुम्हें इतने बुरे तरीके से पीटूंगा कि तुम्हारे अंदर जो हंटर बनने की विल पावर मौजूद है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये सुनकर जे भी स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वो सोच रहा होता है, अगर मैं इस पर्सन से फाइट करता हूँ तो मैं इसे ऐसे नहीं हरा सकता और अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है और वो है मेरे फादर की टेक्निक्स। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे अपने फादर की स्टैंड में आ जाता है और ये देखकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोच रही होती है, जे ने इस बार अपने स्टैंड को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया है, लेकिन क्या वो सच में मेरे अंकल से जीत पाएगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जे एक लंबी सी सांस लेता है और इसी के साथ वो बहुत ही तेजी से उस डायरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और इसी वक्त वो अपने वेपन को बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है और हम देखते हैं कि उसने डायरेक्टर के चेहरे के ऊपर एक कट लगा दिया होता है और ये देखकर वो कंप्यूटर वाली लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी के साथ हम जे को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ उस डायरेक्टर के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एल्फ इन तमाम अटैक्स को ही बहुत ही तेजी के साथ डॉच कर रहा होता है। और इसी के साथ हम सायरम को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, जे की मूवमेंट पहले से थोड़ी डिफरेंट लग रही है, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है क्योंकि अंकल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जे उन्हें नहीं हरा सकता। लेकिन इसी के साथ वो कंप्यूटर वाली लड़की बोलती है, सायरम क्या तुमने नोटिस किया इस लड़के जे की स्ट्रेंथ अचानक से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है, मुझे नहीं पता कि इसे ये टेक्निक्स किसने सिखाई हैं, लेकिन इसकी तमाम मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लेवल की हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक न्यू भी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल फाइटर हमारे डायरेक्टर के साथ फाइट कर रहा है। और इसी के साथ उस डायरेक्टर के साथ फाइट करते हुए जे सोच रहा होता है, मुझे अपने फादर का फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद था और इसीलिए जब भी वो ट्रेनिंग किया करते थे तो मैं चुप करके उनकी टेक्निक्स को कॉपी किया करता था और मैंने उनकी इन तमाम टेक्निक्स को ही याद कर लिया था। ऐसे वक्त हम देखते हैं जे उस डायरेक्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसने अपने हाथ से ही इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और इसी वक्त वो जे को बहुत ही जोर से पंचेस मारता है, लेकिन जे अपने वेपन के साथ डायरेक्टर को पीछे कर देता है, लेकिन डायरेक्टर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वह जे के फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जे ने बहुत ही आसानी से इस अटैक को डॉच कर लिया होता है और इसी वक्त वो अपने वेपन को मूव करके एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन डायरेक्टर बहुत ही तेजी के साथ जंप करके इस अटैक को डॉच कर लेता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, इस लड़के का ये अटैक बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था, अगर मैंने इसे टाइम पर डॉच नहीं किया होता तो मुझे बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचता, शायद मैंने इस लड़के को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे इसे जल्दी ही
फिनिश करना होगा। और इसी वक्त हम देखते कि वो डायरेक्टर जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी के साथ जे भी उस डायरेक्टर के ऊपर अपना फाइनल अटैक कर देता है। और इस अटैक को देखकर सायरम और वो कंप्यूटर वाली लड़की वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो गया होता है। और जब ये धुआं खत्म हो जाता है तो हम देखते हैं कि डायरेक्टर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है, लड़के तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारा फाइनल अटैक वो इनकम्प्लीट था। आखिर तुमने मेरे ऊपर सही तरीके से अटैक क्यों नहीं किया? अगर तुम चाहते तो तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते थे। तो यह बात सुनकर जे हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, ऐसी बात नहीं है, असल में प्रॉब्लम ये थी मुझे जितनी मूवमेंट्स याद थी मैंने उन सभी को ही यूज कर दिया है और वो फाइनल अटैक जो मुझे यहाँ पर यूज करना था मैं उसे भूल गया हूँ। तो ये बात सुनकर वो डायरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी ये स्माइल कर रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे यहाँ पर बेहोश हो चुका होता है और इसी के साथ सायरम भी भागती हुई यहाँ पर आ गई होती है। लेकिन इसी वक्त वो देखती है कि उसके अंकल अपनी पावर को जे के ऊपर यूज कर रहे हैं और हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर अपनी पावर के साथ जे को मुकम्मल तौर पर हील कर देता है। जिसके बाद डायरेक्टर वहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है, सायरम इसे कोई भी इनर इंजरी नहीं आई है और इसकी बॉडी के ऊपर जो अपर इंजरीज थी उन सभी को मैंने हील कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाते वक्त वो डायरेक्टर बोलता है, अच्छा सायरम इस लड़के का नाम क्या है? तो सायरम बोलती है, इसका नाम जे सियोंग है। और ये नाम सुनकर वो डायरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, वाओ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यो सियोंग तुम्हारे बेटे से मेरी मुलाकात यहाँ पर होगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक अब उस बिल्डिंग में से बाहर आ चुका होता है और इसी वक्त कोई पर्सन उससे बोलता है, अगर तुम्हें लेट आना था तुम पहले बता सकते थे, मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि सामने ही लग्जरी गाड़ी में एक काफी पावरफुल बॉडी बिल्डर बैठा हुआ होता है। तो जैक उससे बोलता है, बस बिल्डिंग के अंदर थोड़ा सा जरूरी काम था, मैं उसे ही फिनिश कर रहा था। तो ये सुनकर वो बॉडी बिल्डर बोल रहा होता है, आखिर ऐसा क्या काम आ गया जो तुम्हें इतनी ज्यादा देर हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अंदर किसी पर्सन को बुली कर रहे थे? लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि जैक के गाल के ऊपर एक छोटा सा कट लगा हुआ है। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, जैक तुम्हारे गाल के ऊपर एक कट लगा हुआ है। तो ये बात सुनकर जैक भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन वो जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन इसी के साथ वो बॉडी बिल्डर बोल रहा होता है, जैक आखिर तुम किस पर्सन से फाइट कर रहे थे? मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे याद है तुम्हारी किसी पर्सन के साथ लास्ट फाइट को बहुत ही ज्यादा साल हो चुके हैं और बस उस वक्त तुम इंजर्ड हुए थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज तुम्हें एक छोटे से बच्चे ने इंजर्ड कर दिया है। तो जैक बोल रहा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा बातें करते हो, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन बोलता है, जैक अगर वो अभी से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने तुम्हें चोट पहुंचा दी तो इसका मतलब है कि वो आगे चलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर बनेगा और उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। सच में उस पर्सन से मैं भी मिलना चाहता हूँ। और दोस्तों हमें यहाँ पर इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन कोरिया की नंबर 1 अटैक स्क्वाड का लीडर है और इसी के साथ ये पर्सन एक ब्लैक क्लास हंटर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके बहुत ही तेजी से यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जे का सीन दिखाया जाता है जो कि एक टेबल के ऊपर लेटा हुआ होता है। लेकिन इसी वक्त उसे होश आ जाती है और वो देखता है कि उसकी बॉडी के ऊपर जितनी भी इंजरीज थी वो तमाम हील हो चुकी हैं। और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे अच्छे से याद है मेरी बॉडी के ऊपर कुछ इंजरीज मौजूद थी, लेकिन वो सभी मुकम्मल तौर पर हील हो चुकी हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन लोगों ने मेरे लिए यहाँ पर स्पेशल किसी हीलर को हायर किया था? और इसी वक्त हम देखते कि यहाँ पर सायरम भी आ गई होती है जो कि जे के लिए कॉफी लेकर आई होती है। और इसी के साथ वो बोल रही होती है, आगे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था जो तुमने दोबारा से मेरे अंकल के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दी? क्या तुम पागल हो? तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम उन्हें हरा सकते थे? लेकिन जे बोलता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ, बस उस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बात बात पर मुझे टॉन्ट मार रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। लेकिन फिर भी मैं उन्हें हरा नहीं पाया और मैं उस पर्सन से हार गया। तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो उस कॉफी के कप को जे को दे देती है। तो जे भी उस कॉफी के कप को ले लेता है और वो बोल रहा होता है, सायरम मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे अंकल है, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि वो मेरे साथ इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, उन्हें सच में तुम्हारी बहुत ही ज्यादा परवाह है। तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, आखिर इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है? और इसी के साथ जे सोच रहा होता है, सायरम के अंकल को सायरम की काफी ज्यादा परवाह है क्योंकि वो जानते हैं कि सायरम एक बहुत ही ज्यादा नाइस पर्सन है और उन्हें जरूर यही लगा होगा कि मैं सिर्फ सायरम के भोलेपन का फायदा उठाकर उससे अपने काम करवा रहा हूँ। जिसका सायरम बोलती है, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? मैं ये बात जानती हूँ कि मेरे अंकल इतने ज्यादा बुरे पर्सन नहीं है, उन्हें बस शायद हमारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि मैं उनसे बिना परमिशन लिए यहाँ पर आ गई थी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो कंप्यूटर वाली लड़की भी यहाँ पर आ चुकी होती है और वो बोल रही होती है, जी मैंने तुम्हारी रिपोर्ट को तैयार कर लिया है, क्या तुम ठीक हो? तो हम देखते हैं कि जी बिल्कुल ठीक होता है और वो बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसी के साथ वो कंप्यूटर वाली लड़की बोलती है, मैं जानती हूँ तुम ये सोच रहे होगे कि आखिर तुम्हारी बॉडी इतनी जल्दी हील कैसे हो गई। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें हमारे डायरेक्टर ने ही हील किया है क्योंकि वो कोरिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर 1 हीलर हैं। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता
है और वो सोच रहा होता है क्या वो पर्सन एक हीलर था, लेकिन फिर भी उसकी कॉम्बैट स्किल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक हीलर से इतने बुरे तरीके से पिट गया। जिसके बाद वो कंप्यूटर वाली लड़की बोलती है जे मैंने तुम्हारी तमाम रिपोर्ट्स को चेक कर लिया है, तुम्हारी तमाम स्टैट्स ही बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, अब तुम इन्हें चेक कर सकते हो। और वो इन रिपोर्ट्स को जे को दे देती है और हमें दिखाया जाता है कि जे की तमाम स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छी होती है और इन्हें देखकर सायरम काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोल रही होती है वाओ जे तुम्हारी तमाम स्टैट्स ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन हम देखते हैं कि जे अपनी स्टैट्स को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होता और वो बोल रहा होता है ये क्या, मुझे लगा था मेरी तमाम स्टैट्स ए रैंक पर है, लेकिन मेरी तमाम स्टैट्स तो बहुत ही ज्यादा लो है। और ये बात सुनकर सायरम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है ये कमीना, इसकी तमाम स्टैट्स मुझसे बहुत ही ज्यादा हाई है और ये इन्हें भी लो बोल रहा है, मैं इसे जान से मार डालूंगी। जिसके बाद वो कंप्यूटर वाली लड़की बोलती है जी मुझे लगता है तुम अपनी इन तमाम स्टैट्स को बहुत ही ज्यादा कम समझ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इन रैंक्स के बारे में बताती हूँ। ई रैंक सबसे ज्यादा वीक होती है, जबकि डी एक एवरेज स्टेट है, जिसके बाद सी को एक्सीलेंट माना जाता है, जिसके बाद सबसे ज्यादा हाई बी होती है और जिस पर्सन की स्टैट्स बी होती है उसे एक नॉर्मल सुपर ह्यूमन माना जाता है। और अगर देखा जाए तो तुम्हारी तमाम स्टैट्स ही बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और तुम्हारी बॉडी के हिसाब से तुम्हारी स्टैट्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और अगर तुम अपनी स्किल्स के ऊपर थोड़ी और प्रैक्टिस करते हो तो तुम बहुत ही आसानी से अपने तमाम स्टैट्स को इंक्रीज कर सकते हो। और इसी के साथ हम सायरम को देखते हैं जो कि जे को देखते हुए सोच रही होती है जे की तमाम स्टैट्स ही बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और इसने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा बैलेंस किया हुआ है और ये अगर अपने आप को और भी ज्यादा ट्रेन करता है तो ये फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। लेकिन इसी के साथ वो कंप्यूटर वाली लड़की जे से बोलती है जे क्या मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, हमारे डायरेक्टर उनकी जितनी भी स्टैट्स हैं उनमें से कोई भी स्टैट ए से अबव नहीं है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और इसी के साथ वो लड़की बता रही होती है ज्यादातर हंटर्स को ये लगता है कि अगर उनके स्टैट्स वीक हैं तो वो कभी भी खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा सच नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है और तुम्हारे अंदर अपने गोल को हासिल करने की डिटर्मिनेशन है तो तुम हार्डवर्क करके अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ जिन्होंने इस वक्त खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सायरम को आंख मार रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर सायरम के बारे में ही बात कर रही है और इस लड़की की बात सुनकर सायरम भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। जिसके बाद ये बोलता है तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया है और मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी स्किल्स के ऊपर और भी ज्यादा काम करना चाहिए। वेल तुम्हें एक बात बता दूं कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में मैं जानता हूँ और वो पर्सन तुम्हारे डायरेक्टर से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो यह सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और जी यहाँ पर किसी और के बारे में नहीं बल्कि अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसके फादर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हैं। जिसके बाद सायरम बोलती है जी मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन वो कंप्यूटर वाली लड़की बोलती है सायरम क्या तुम जे को ऐसे ही लेकर जाने वाली हो, मुझे लगता है तुम्हें उसे एक बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी विजिट करवाना चाहिए। तो ये सुनकर जे तो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन सायरम बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम जानती तो हो अंकल मुझ पर कितना ज्यादा गुस्सा कर रहे थे और अगर मैं जे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले गई तो वो मेरे ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन ये सुनकर वो लड़की हंसना स्टार्ट कर देती है और वो बोलती है सायरम तुम्हारे अंकल ने पहले ही इस चीज की परमिशन दे दी है और उन्होंने बोला है अगर जे चाहे तो वहाँ से अपने लिए कोई पावरफुल वेपन भी चूज कर सकता है और वो उसके लिए बिल्कुल फ्री है। तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है व्हाट, क्या सच में ऐसा अंकल ने बोला था। इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायरम का अंकल बोल रहा होता है जे का ख्याल रखना और जब वो यहाँ से जाए तो उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी विजिट जरूर करवाना और अगर उसे वहाँ से कोई भी वेपन पसंद आता है तो वो वेपन उसे दे देना क्योंकि वो यहाँ पर मेरा गेस्ट है। और ये बात वो कंप्यूटर वाली लड़की सायरम को बता रही होती है और ये बात सुनकर सायरम तो काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके अंकल ने ऐसा बोला है। जिसके बाद ये बोलता है सायरम वैसे मुझे तुमसे ये पूछना था क्या मुझे सच में किसी वेपन की जरूरत है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं बिना वेपन के भी ठीक हूँ। ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, एक हंटर के पास अपना स्पेशल वेपन होना ही चाहिए क्योंकि अगर तुम्हारे पास चाहे जितनी मर्जी स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, अगर तुम्हारे पास एक स्पेशल वेपन होता है तो वह वेपन तुम्हारी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है और तुम्हें भी एक स्पेशल वेपन की जरूरत है। ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है वेल ठीक है, अगर वो वेपन फ्री है तो मुझे भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये बात सुनकर सायरम और वो लड़की दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट इस बिल्डिंग में एक बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे और सायरम मौजूद होते हैं और सायरम यहाँ पर एक दरवाजे को अनलॉक कर रही होती है और इसी के साथ जे सायरम से बोल रहा होता है सायरम अगर मैं वॉरियर हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता हूँ तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरे एक्सपेंसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि उस वॉरियर हाई स्कूल की फीस भी बहुत ही ज्यादा हाई है और तुम जानती हो कि मैं सिर्फ एक स्मगलर हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊंगा। तो सायरम बोल रही होती है तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हारे ऊपर अब से जितना भी खर्चा होने वाला है वो सब कुछ मैं ही करूंगी, इसलिए तुम बस अपने इंट्रेंस एग्जाम के लिए अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। तो ये बात सुनकर जे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा चमकती हुई आंखों से देख रहा होता है और ये देखकर सायरम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है अगर इतना कुछ करने के बाद भी तुम अपने इंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए तो मैं
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाद हम देखते हैं कि वो लोग इस गेट को ओपन करके इस जगह में अंदर आ जाते हैं, लेकिन इस जगह को देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि वो देखता है कि जिस एरिया में वो एंटर हुए हैं ये असलियत में एक डंजन है जिसे पहले बॉइलिंग अवाइस के नाम से जाना जाता था। और इसी के साथ सायरम हंसते हुए जे से बोलती है, मैं जानती हूँ तुम काफी ज्यादा हैरान हो गए होगे। एग्जैक्टली जब मैं भी पहली बार यहाँ पर आई थी तो मैं भी काफी ज्यादा हैरान थी, लेकिन इसी के साथ हम जे को देखते हैं जिसे यहाँ पर कुछ महसूस हुआ होता है और ये असलियत में किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर का ऑरा होता है। और हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेजी के साथ इस जगह से पीछे हो जाता है। इसी के साथ वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है, उस इडियट जैक की हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी नींद से जगाने की। उसने बोला है कि उसका स्पेशल गेस्ट आने वाला है जिसके लिए मुझे वेपन रेडी करना है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है जिसने अपने एक हाथ में एक मशीन को पहना हुआ होता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, बच्चे क्या वो तुम ही हो जिसे जैक ने भेजा है। लेकिन हम जे को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था और सायरम से बोलता है, सायरम आखिर यहाँ पर एक मॉन्स्टर क्या कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि सायरम फौरन से जे के सामने आ जाती है और वो बोलती है, इडियट आखिर तुम कर क्या रहे हो, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ है जो कि बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये यहाँ पर मौजूद तमाम ब्लैक स्मिथ के लीडर हैं। और ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो टाइटन इन लोगों के सामने ही बैठ जाता है और वो बोल रहा होता है, तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि मैं भी कोरिया सिटी का ही एक सिटीजन हूँ। और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर एक टाइटन है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लैक स्मिथ है। जिसके बाद वो टाइटन बोलता है, बच्चों तुम लोगों ने मुझे मेरी नींद से जगा दिया है, चलो अब जल्दी करो और मुझे बताओ तुम्हें किस तरह का वेपन चाहिए। तो सायरम बोलती है, एल्डर टाइटन हमने आपको पहले ही फाइट की वीडियो सेंड कर दी थी, क्या आपने उसे चेक नहीं किया। तो टाइटन बोलता है, आखिर ये तुम क्या कह रही हो, ये सब काम मेरा नहीं है बल्कि ये सब काम मेरे सबऑर्डिनेट संभालते हैं, लेकिन वो इस वक्त छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं और वो बहुत टाइम बाद ही वापस आएंगे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा वेपन तैयार करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसके लिए इस लड़के को बस मेरी एक बात माननी होगी। तो यह सुनकर जे बोलता है, आखिर तुम उससे क्या करवाना चाहते हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो टाइटन बोलता है, बच्चे तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस ये समझो कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ जिसे हंट करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो। चलो अब अपना वेपन निकालो और जल्दी से मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दो। तो ये बात सुनकर सायरम तो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, एल्डर टाइटन आखिर आप ही क्या कह रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि जे तो इस चीज के लिए फौरन से मान जाता है और वो बोलता है, मुझे इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, जे तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम बिना फाइट के भी तुम्हारे लिए वेपन तैयार करवा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जे ने तो अपने वेपन को निकाल लिया होता है और वो उस एल्डर टाइटन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है। और हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेजी के साथ भागकर उस एल्डर टाइटन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन इसी के साथ वो एल्डर टाइटन बोलता है, बच्चे सभी चीजों को भूल जाओ और अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें ये वेपन कहाँ से मिला है। और हमें दिखाया जाता है कि जे ने जो अटैक किया होता है उससे इस मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता और वो मॉन्स्टर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन जे इस मॉन्स्टर की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये मॉन्स्टर कह क्या रहा है, आखिर ये मेरे वेपन के बारे में क्यों जानना चाहता है। लेकिन इसी के साथ जे सोच रहा होता है, मैंने जब इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया था मुझे लगा था ये भी दूसरे मॉन्स्टर्स की तरह है, लेकिन ये मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर्स से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर अटैक किया था तो मुझे ये चीज समझ आ गई है, मैंने जिस चीज के ऊपर अटैक किया है वो असलियत में एक पहाड़ है जिससे मैं ब्रेक नहीं कर सकता। और इसी के साथ हम देखते वो टाइटन इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है, लड़के जल्दी करो और मुझे बताओ आखिर तुम्हारे पास ये वेपन कहाँ से आया है। और इसी के साथ कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें इन मॉन्स्टर्स के डेंजर स्टार्स के बारे में बताया जाता है कि स्टार एक मॉन्स्टर के लेवल को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो मॉन्स्टर जिसका डेंजर लेवल 1 स्टार होता है उसे एक नॉर्मल पर्सन भी बहुत ही आसानी के साथ किल कर सकता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जिसका डेंजर लेवल 2 स्टार है उसे आर्मी ऑफिसर्स अपने बुलेट्स के जरिए आराम से किल कर सकते हैं। और वो मॉन्स्टर्स जिनका लेवल 3 स्टार्स होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन्हें नॉर्मल बुलेट्स नुकसान नहीं पहुंचा सकती और उन्हें सिर्फ एक टैंक के जरिए किल किया जा सकता है। जिसके बाद जो 4 स्टार्स मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। इसलिए जब भी सिटी में कोई ऐसा पावरफुल मॉन्स्टर नजर आता है तो सिटी के सभी लोगों को निकालकर उस सिटी में एटॉमिक बॉम्ब से अटैक करवाया जाता है ताकि उस मॉन्स्टर को किल किया जा सके। और इसी तरह स्टार्स के जरिए मॉन्स्टर्स के लेवल को मापा जाता है और ये स्टार्स जितने ज्यादा होते हैं डिफिकल्टी लेवल इतना ही ज्यादा हाई हो जाता है। लेकिन अभी तक बहुत ही ज्यादा ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो कि लोगों से छुपे हुए हैं और कोई भी पर्सन नहीं जानता कि वो कितनी ज्यादा
पावरफुल है और उनके डेंजर लेवल कितने स्टार्स हैं। और इसी के साथ हम उस टाइटेन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि जे से बोल रहा होता है, बच्चे मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास ये वेपन कहाँ से आया। चलो अब जल्दी से मुझे इस बारे में बता दो, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और इसी के साथ हमें इस मॉन्स्टर के डेंजर लेवल के बारे में बताया जाता है और हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का डेंजर लेवल 7 स्टार्स है और ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर है। लेकिन इसी के साथ जे उस मॉन्स्टर से बोलता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे फेस के ऊपर कुछ ज्यादा ही पावरफुल हिट लगा दी जो तुम मेरे वेपन के बारे में जानना चाहते हो कि इसे किस पर्सन ने क्रिएट किया है। तो ये बात सुनकर वो मॉन्स्टर बोलता है, बच्चे तुम गलत समझ रहे हो, मुझे ये जानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये वेपन किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खुद ने तैयार किया है। और ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब खड़ा हो चुका होता है और वो बोल होता है, लड़के तुमने मेरे पेशेंस को खत्म कर दिया है। शायद तुम जानते नहीं कि ये वेपन मैंने उस पर्सन को दिया था जिसे मैं बहुत ही ज्यादा एडमायर करता था और आज तुम्हारे हाथों में इस वेपन को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और हम देखते कि इस वक्त सायरम काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने एल्डर टाइटन को पहले कभी भी इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा है, आखिर वो इतने मामूली से वेपन के लिए इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और इस अटैक को देखकर जे सोच रहा होता है, अगर ये अटैक मुझे हिट कर गया तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा और इस अटैक से बचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मेरे फादर की लास्ट टेक्निक। मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने फादर की टेक्निक को यूज करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं जे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने इस पावरफुल अटैक को इस टाइटन के हाथ के ऊपर कर देता है। और क्योंकि जे का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था उसकी वजह से उस टाइटन का हाथ काफी ज्यादा पीछे हो जाता है और ये देखकर सायरम भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर जे ने ऐसे कैसे किया। उसने एक 7 स्टार के मॉन्स्टर के हाथ को अपने अटैक के साथ पीछे कर दिया और इस चीज की वजह से वो टाइटन भी काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन इसी के साथ हम जे को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो टाइटन बहुत ही आसानी से अपने लेफ्ट हैंड से जे को पकड़ लेता है और जे खुद को इस मॉन्स्टर के हाथ में से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता। लेकिन इसी वक्त सायरम बहुत ही जोर से चिल्लाती है और वो बोलती है, एल्डर टाइटन मुझे लगता है आप भूल रहे हो, आपने इंसानों के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसके मुताबिक आप कभी भी किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अगर आज आपने जे को नुकसान पहुंचाया तो आप उस एग्रीमेंट को तोड़ देंगे, इसलिए आप जे को कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बात सुनकर वो टाइटन जे को छोड़ देता है जिससे जे भी जमीन पर गिर जाता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, लड़की फिक्र मत करो, मैं इस लड़के को वैसे भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं तो बस इसे गौर से देख रहा था क्योंकि इसे देखने के बाद मुझे उस पर्सन की याद आ गई जिसे मैंने इस वेपन को दिया था और शायद मुझे ये समझ आ गई है कि जैक ने इस लड़के को मेरे पास ही क्यों भेजा है। और इसी वक्त वो मॉन्स्टर अपनी सिगार को फेंक देता है और इसी के साथ वो अपने हाथ के ऊपर उस इंजरी को देख रहा होता है जो अभी उसे जे ने दी है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, बहुत ज्यादा साल गुजर गए जब किसी पर्सन ने मुझे इंजर्ड किया था और उसके बाद आज तुम वो पर्सन हो जिसने मुझे इंजर्ड किया है। लेकिन इस मॉन्स्टर की ये बातें सुनकर सायरम को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है और वो बोल रही होती है, आखिर एल्डर टाइटन कह क्या रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही है। लेकिन इसी के साथ वो मॉन्स्टर बोलता है, लड़की तुम्हें तो इस चीज के बारे में पता ही होगा कि आज से 30 साल पहले मुझे किस तरीके से इंसानों ने हंट करके यहाँ पर लॉक किया था। तो सायरम बोलती है, हाँ इस बारे में मैं जानती हूँ, आज से 30 साल पहले एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्क्वाड ने मिलकर आप लोगों की डंजन के ऊपर अटैक किया था और उस स्क्वाड के मेंबर्स ने पूरी टाइटन रेस को ही खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने आपको जिंदा छोड़ दिया। तो ये बात सुनकर वो मॉन्स्टर बोलता है, बच्ची तुम्हें भी इस बारे में नहीं पता है क्योंकि सभी लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। असल में जिसने मेरी पूरी रेस को खत्म किया था और मुझे हंट किया था वो कोई स्क्वाड नहीं थी बल्कि वो सिर्फ एक सिंगल ह्यूमन था और वो और कोई नहीं बल्कि इस लड़के का फादर था। और ये बात सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हमें इस टाइटन रेस के बारे में बताया जाता है। जब अर्थ पर डिफरेंट डंजन्स ओपन होना स्टार्ट हो गई तो उनमें से एक डंजन इन टाइटन्स की भी थी जिसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाइटन्स मौजूद थे जिनके पास बिल्कुल ड्राफ्ट्स की तरह ब्लैक स्मिथ का टैलेंट था और वो उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन्स क्रिएट कर सकते थे। और इसलिए ह्यूमंस यही चाहते थे कि वो उन्हें अपना गुलाम बनाकर उनसे अपने लिए वेपन रेडी करवा सके। लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि वो टाइटन्स अपने लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन्स क्रिएट कर सकते थे जिनके जरिए वो ह्यूमंस के साथ फाइट करते थे और उन्हें हंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इनकी डंजन के अंदर कुछ स्क्वाड के टीम मेंबर्स मौजूद होते हैं और इसी के साथ उनके सामने एक टाइटन मौजूद होता है जिसका डेंजर लेवल 4 स्टार है। और इसी के साथ उनमें एक लड़की बोल रही होती है, क्या तुमने हमारे टीम मेंबर्स को कॉल कर दी है, हमें यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, हम अकेले इन लोगों को हंट नहीं कर सकते। तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, हाँ मैंने उन्हें कॉन्टेक्ट कर लिया है, जल्दी ही यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आ जाएगी। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि वो मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिससे एक पर्सन ने अपनी शील्ड के साथ रोक लिया होता है। लेकिन इसी वक्त एक लड़की बहुत ही तेज रफ्तार के साथ उस मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर अटैक करने के लिए चली
जाती है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है। लेकिन वो देखती है कि इस अटैक का कोई भी फायदा नहीं हुआ होता, क्योंकि उस टाइटेन का आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इसी वक्त वो मॉन्स्टर अपनी शील्ड को इस लड़की में दे के मारता है, जिसकी वजह से ये लड़की जाकर बहुत ही जोर से दीवार में लगती है और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और इसी के साथ उनमें एक पर्सन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है यहाँ पर इस तरह के बहुत ही ज्यादा टाइटेन मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, हम अगर एक मॉन्स्टर को किल कर देते हैं तो यहाँ पर फौरन दूसरा टाइटेन मॉन्स्टर आ जाता है और अभी तक 3 से 4 टाइटेन मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, क्या हम यहाँ से जिंदा वापस जा पाएंगे? लेकिन इसी वक्त उसकी टीम का एक मेंबर बोलता है, रिक जल्दी करो, तुम जाओ यहाँ से, मैं जब तक इस मॉन्स्टर को संभालता हूँ। और इसी वक्त उस टाइटेन मॉन्स्टर ने भी उस पर्सन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वो अपनी शील्ड के साथ इस अटैक को ब्लॉक करता है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस मॉन्स्टर को पीछे कर देता है। लेकिन इसी के साथ रिक बोल रहा होता है, लीडर मैं ऐसे नहीं जा सकता, अगर मैं यहाँ से गया तो आप अकेले यहाँ पर मारे जाएंगे। तो वो लीडर बोल रहा होता है, बेवकूफ मत बनो और जाओ यहाँ से, हम लोग मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये हमें मार डालेगा। और इसी के साथ वो पर्सन मुस्कुराते हुए बोलता है, जल्दी करो जाओ यहाँ से, मैं किसी भी तरीके से इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इस वक्त उन्हें यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक ऑरा महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन सभी टाइटेंस का लीडर आ चुका होता है। और इसी के साथ वो लीडर बोल रहा होता है, मेरे सबऑर्डिनेट्स तो बहुत ही ज्यादा बेकार हैं, वो इतने से कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मार सकते। और इस मॉन्स्टर को देखकर रिक काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, बॉस आखिर ये क्या चीज है? तो वो चिल्लाकर बोलता है, बेवकूफ जल्दी करो, निकलो यहाँ से, मैं इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता हूँ। और वो बहुत ही तेजी से भागता हुआ इस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो टाइटेन अपनी स्वॉर्ड के साथ एक अटैक करके इस लीडर को यहीं पर जलाकर मार डालता है। और ये देखकर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और इस ह्यूमन की डेड बॉडी को देखकर वो टाइटेन बोल रहा होता है, ये क्या बकवास है, ये इंसान तो बिल्कुल ट्रैश था, क्या सभी इंसान इसी तरह के ट्रैश हैं या तुम में कोई पावरफुल पर्सन मौजूद है? मुझे नहीं लगता कि तुम में कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो मुझे हरा पाएगा। लेकिन इसी के साथ वो देखता है कि वो पर्सन जो काफी ज्यादा घबराया हुआ था, उसने अपने वेपन को इस टाइटेन की तरफ पॉइंट किया हुआ होता है। और ये देखकर वो टाइटेन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, तुम काफी ज्यादा घबराए हुए हो, लेकिन फिर भी तुम अपने इन साथियों के लिए काफी ज्यादा लॉयल हो, तो ठीक है तुम भी यहीं पर मर जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ग्रीन कलर का टाइटेन इस ह्यूमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जिसे इस वक्त सांस चढ़ी हुई होती है और वह बोल रहा होता है, इडियट्स मैंने तुम्हें बोला भी था कि ये जगह सेफ नहीं है, लेकिन तुम लोग फिर भी इस डंजन को क्लियर करने के लिए आगे, अब देख लो मुझे तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जे के फादर यू सियोंग है। लेकिन वो लड़का बोलता है, आखिर तुम कौन हो, हमने तो यहाँ पर रीएनफोर्समेंट को बुलाया था। तो यू सियोंग बोलता है, अरे भाई भरोसा करो मैं ही रीएनफोर्समेंट हूँ, अगर रीएनफोर्समेंट वाले यहाँ पर आते तो उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैं जल्दी से भागता हुआ बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर आ गया ताकि मैं टाइम पर तुम लोगों को बचा पाऊँ। लेकिन हम देखते कि उस लड़के को इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि यू सियोंग के कपड़े काफी ज्यादा फटे हुए होते हैं। तो यू सियोंग बोल रहा होता है, अरे मेरा यकीन करो मैं तुम्हें बचाने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, वो तो रास्ते में काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स थे जिनसे फाइट करते वक्त मेरे कपड़े फट गए। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उस ग्रीन कलर के टाइटेन ने यू सियोंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसी वक्त उस टाइटेन के बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है और इस आवाज को उस रेड टाइटेन ने भी सुन लिया होता है और वो उस टाइटेन की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में यू सियोंग ने उस ग्रीन टाइटेन के हाथ को ही कट कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि यू सियोंग की बॉडी में से इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लू कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ अपने शील्ड के साथ यू सियोंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन इसी वक्त यू सियोंग अपने वेपन के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में कट कर देता है। और ये देखकर वो रेड टाइटेन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। इसी के साथ यू सियोंग बोल रहा होता है, ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा वीक था, क्या यहाँ पर कोई पावरफुल मॉन्स्टर नहीं है जिससे फाइट करने में थोड़ा मजा आए? और इसी के साथ हम रिक को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है, हमारी पूरी टीम मिलकर इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही थी और हम इसे हरा नहीं पाए और इस पर्सन ने बस सिर्फ अपने एक मूव के साथ इस मॉन्स्टर को किल कर दिया। और इसी वक्त यू सियोंग बोलता है, लड़के तुम तो एक मैजिशियन हो ना, क्या तुम्हारी बॉडी में अभी माना मौजूद है? तो पर्सन बोलता है, सर मेरे पास इतना माना मौजूद है कि मैं आपकी बॉडी को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुफ दे सकता हूँ। तो यू सियोंग बोलता है, अरे नहीं मुझे बुफ की जरूरत नहीं है, तुम्हारा लीडर और वो लड़की वो दोनों अभी भी जिंदा हैं, जाओ और जाकर उन्हें हील करो। और इसी के साथ हमें उस रेड टाइटेन को दिखाया जाता है जो कि चलता हुआ यू सियोंग की तरफ ही आ रहा होता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, तुम दूसरे ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे? तो यू सियोंग बोलता है, यहाँ से वापस तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें खत्म जरूर करूंगा। तो ये सुनकर उस टाइटेन को यू सियोंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ यू सियोंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यू सियोंग ने भी अपने एक्स के साथ इस टाइटेन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है। और जब इनके वेपन्स आपस में टकरा रहे होते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर
रिलीज हो रहा होता है और ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यूसियोंग और वो मॉन्स्टर दोनों ही आपस में बहुत ही तेजी के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और इसी वक्त यूसियोंग रुककर अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है और इसी वक्त वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जंप लगाकर उस टाइटेन की चेस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और इस अटैक को देखकर रिक काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है यस, इस पर्सन ने जरूर अपने एक अटैक के साथ ही इस मॉन्स्टर को किल कर दिया होगा। लेकिन वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक के साथ उस टाइटेन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा होता क्योंकि उसका आर्मर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और इसी के साथ वो टाइटेन बोल रहा होता है मुझे लगा था मेरा ये आर्मर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसे मैंने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया है, लेकिन तुमने तो मेरे आर्मर के ऊपर बहुत ही बड़ा कट लगा दिया। लेकिन इससे तुम्हारा वेपन भी खराब हो चुका है, क्या इस खराब वेपन के साथ तुम मेरे साथ फाइट कर पाओगे? और हमें दिखाया जाता है कि यूनसियोंग का वेपन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका होता है जिसे अब फाइट के लिए यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी साथ हम यूनसियोंग को देखते हैं जो कि इस वक्त उस हीलर को देख रहा होता है जो कि अपने साथियों को लेकर इस एरिया से बाहर चला गया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यूनसियोंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो देखता है कि यूनसियोंग ने बहुत ही आसानी से इस अटैक को ब्लॉक कर लिया है। लेकिन इस वक्त वो मॉन्स्टर एक और पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है और वो बोल रहा होता है तुमने मेरी इस अटैक को तो रोक लिया, लेकिन क्या दोबारा तुम मेरे एक और अटैक को रोक पाओगे? और इसी वक्त वो अपने एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को कर देता है। लेकिन इसी वक्त यूनसियोंग भी अटैक करके इस अटैक को खत्म कर देता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि यूनसियोंग एक बार फिर से अपने एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को करने के लिए रेडी हो चुका होता है। और इसी के साथ उस मॉन्स्टर ने भी महसूस कर लिया होता है कि यूनसियोंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर उसने इस अटैक को नहीं रोका तो यूनसियोंग उसे खत्म कर देगा। और वो भी अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक यूनसियोंग के ऊपर कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यूनसियोंग का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिससे यूनसियोंग ने उस मॉन्स्टर के हाथ को कट कर दिया होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अगले एपिसोड देखने में हमें काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।